हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ सर्कुलेशन। तो बच्चों, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ने वाले हैं और वो क्या है बेटा पता है? ब्लड ग्रुप्स। क्या आप लोग अपना ब्लड ग्रुप जानते हो? अगर नहीं जानते तो ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। क्यों पता है बेटा? क्योंकि आप डॉक्टर बनने जा रहे हो और आपको खुद का ब्लड ग्रुप नहीं पता। कभी कोई अनहोनी हो गई, कोई इमरजेंसी आ गई तो आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता। सर मुझे मेरा ब्लड ग्रुप पता है, मैंने स्कूल में चेक कराया था। मैं उसको भरोसा नहीं करता। स्कूल में बहुत सारे हेल्थ कैंप्स वगैरह होते थे, मुझे उस चीज़ों पर भरोसा नहीं है। आप अभी एक लेबोरेटरी में जाएंगे, 100-200 रुपये देंगे, ब्लड चेकअप कराएंगे, ब्लड ग्रुप कराएंगे, उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब हो जाता है। उसको बोलना मुझे कंप्लीट ब्लड चेकअप करना है, वो करके दे देगा आपको। बेटा, आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। और घर में और किसी मेंबर को अगर अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो उसका भी साथ में चेक करा लो। सबको अपने अपने ब्लड ग्रुप्स 101% पता होने चाहिए। इमरजेंसी में कभी भी कुछ भी लग सकता है बेटा, ठीक है? तो आज हम लोग ब्लड ग्रुप्स पढ़ने वाले, लेकिन ये ब्लड ग्रुप का एक बेसिक वर्जन है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो फिर हायर वर्जन, सर अब आप बोलेंगे एमबीबीएस में, वो तो है ही बेटा। लेकिन ब्लड ग्रुप्स आर्टिकल हमारे यहाँ पे, हमारे ही सिलेबस में 2 जगह पे अलग अलग आता है। एक आज जो मैं बताऊंगा वो ब्लड किसको लेना, किससे लेना, किसको देना, ये सब चीजें मैं सिखाऊंगा। लेकिन ब्लड ग्रुप जेनेटिक लेवल पे, ब्लड ग्रुप के अंदर जेनेटिक लेवल इन्वॉल्व है बेटा। मेरा ब्लड ग्रुप अगर कुछ है तो उसके पीछे कोई ना कोई जीन्स है, राइट? आपके घर में अलग अलग ब्लड ग्रुप है तो उसके पीछे जीन्स है बेटा। तो आपको जो जेनेटिक्स चैप्टर आता है, उस जेनेटिक्स चैप्टर में आपको ब्लड ग्रुप का जेनेटिक वर्जन आएगा। उसमें तो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बेटा, कि मदर का ब्लड ग्रुप ये है, फादर का ब्लड ग्रुप ये है, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करो। तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट थिंग्स। तो बेटा वो चीजें अब आपको जेनेटिक्स में आएंगी। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने ही सिलेबस में ब्लड ग्रुप आर्टिकल दो बार है और दोनों बार अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। अभी मैं उसका पहला तरीका आपको पढ़ाने वाला हूं। पहले ब्लड ग्रुप्स होते क्या है ये जानना जरूरी है, और बाद में उसके डिटेलिंग, जैसे उसके ऊपर की जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आगे का हिस्सा है। लेकिन जब तक आप जेनेटिक्स चैप्टर नहीं पढ़ते हो तब तक वो उसके ऊपर सोचना भी मत, ठीक है? अभी हम लोग सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ रहे, उसके हिसाब से ही सोचो बेटा, ओके? चल, तो सबसे पहले सर ब्लड ग्रुप्स, वैरायटी ऑफ ब्लड ग्रुप्स है। मतलब सर अगर आप सोच रहे होंगे ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, मैं उस वैरायटी की बात नहीं कर रहा हूं। ब्लड ग्रुप में जो वैरायटी ऑफ सिस्टम्स है बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में बोलो या वर्ल्ड वाइड बोलो, सिर्फ 2 प्रकार के ही ब्लड ग्रुप्स फॉलो होते हैं, ठीक है? कौन कौन से बताइए बेटा, कौन कौन से 2 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स फॉलो होते हैं? एक होता है सर एबीओ सिस्टम, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ये वाला। और दूसरा होता है सर आरएच सिस्टम। तो ये 2 सिस्टम्स पूरे वर्ल्ड वाइड ज्यादा स्टडी किए जाते और यूज भी किए जाते मेडिकल प्रैक्टिस में। तो हमको ये 2 सिस्टम पढ़ना है, इससे रिलेटेड एक बीमारी होती है उसको पढ़ना है, और काम खत्म करना है। आर्टिकल क्या हो जाएगा बेटा? फिनिश हो जाएगा आपका। यहां तक बात समझ में आ गया आपको? चलिए 1 बाय 1 चलते। सबसे पहले हम बात करेंगे एबीओ सिस्टम की, ठीक है? अब ब्लड ग्रुप्स की बात चल रही तो एक साइंटिस्ट आपके जहन में हमेशा होना चाहिए, दैट्स कार्ल लैंडस्टाइनर। कार्ल लैंडस्टाइनर, समझ रहे हो आप? तो बच्चों बात ऐसी है कि लैंडस्टाइनर वो साइंटिस्ट था जिसने ब्लड ग्रुप का कंसेप्ट दिया था। अच्छा, दोनों सिस्टम में, एबीओ सिस्टम में भी लैंडस्टाइनर का हाथ था, और जो एक सिस्टम मैंने अभी मिटाया आरएच सिस्टम, उसमें भी लैंडस्टाइनर का हाथ था। कार्ल लैंडस्टाइनर का बोलना क्या है बेटा, कि अगर आप ब्लड ग्रुप पढ़ रहे हो तो आपको 2 रूल्स याद रखना जरूरी है। बताओ कौन कौन से? चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये एबीओ सिस्टम किस बेस के ऊपर बनाया गया, तो उस ये रूल में वही आ जाएगा सर। तो लैंडस्टाइनर रूल, पहला रूल क्या था? एंटीजेंस मस्ट बी फाउंड ऑन आरबीसी सरफेस। पहले मैं रूल लिखवा देता हूं बेटा, फिर उसके बाद मैं पूरा डिटेलिंग आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। सेकेंड, देयर reciprocal antibodies
फाउंड इन प्लाज्मा, देयर रेसिप्रोकल एंटीबॉडीज फाउंड इन प्लाज्मा। अब मुझे सबसे पहले आपको दो टर्म समझाने हैं, एक व्हाट इज एंटीजन एंड दूसरा व्हाट इज एंटीबॉडी। ठीक है, चलिए अब कुछ चीजों पे ध्यान दीजिए, बेसिक समझाने जा रहा हूं। अगर ये बेसिक समझा तो आगे चल के जेनेटिक्स चैप्टर में आप इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर पाओगे, तो अभी आप पहले ध्यान दीजिए बेटा। ठीक है सर, एंटीजन क्या होता है? सबसे पहले एंटीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट कैपिटल ए स्मॉल जी, एजी। ठीक है, सो एंटीजन क्या होता है? इट्स अ केमिकल विच स्टिमुलेट्स या फिर इंड्यूसेस इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब जनरली मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली है ना, ये जो एंटीजन एंटीबॉडी वाला आर्टिकल है ये बहुत डिटेल में है हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में, 12th के एनसीईआरटी बुक में यूनिट नंबर 8 में हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर आता है। यहां पे मेरा फर्ज है थोड़ा तो बताना पड़ेगा, नहीं तो आपको बाय डिफॉल्ट बेटा ब्लड ग्रुप समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से सुनो, एंटीजन्स जनरली हम उन्हें कहते थे कि जो बाहर से बॉडी में आते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। मतलब ये लिखा हुआ है, दीज आर दोस केमिकल्स विच स्टिमुलेट्स और इंड्यूसेस द इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब स्टिमुलेट कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। और क्यों एक्टिवेट कर रहे हैं सर? एक्चुअली क्या होता है, ये ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रहते हैं, अंदर जाने के बाद सिस्टम तुरंत एकदम जैसे ना अलार्म बजने लगती है, टोंग टोंग टोंग, अंदर एक्टिवेट हो जाता है और वो सिस्टम उसके खिलाफ बनाना शुरू क्या करता है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो इस एंटीजन को मार सके। ठीक है, ये एक जनरल डेफिनेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब व्हाट इज एंटीबॉडी? सबसे पहले ये जो एंटीबॉडी है बेटा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट या फिर एब्रीवेशन उसका AB, तो वो AG AB। अब जैसे एंटीजन आपके बॉडी में आया, बॉडी में आने के बाद जो उसने आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया, तो इम्यून सिस्टम ने क्या रेस्पॉन्स दिया? बाय फॉर्मिंग द एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज क्या है? दिस आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म्ड in response to antigen. So what is antibody? ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। तो एंटीबॉडी किसके वजह से बनी? एंटीजन की वजह से बनी। एंटीजन ने जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया था, तो इम्यून सिस्टम ने क्या किया? एंटीजन के अगेंस्ट ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाए। अब ये एंटीबॉडी एंटीजन के साथ अटैच हो जाएंगी और उसे मारने की कोशिश करेंगी। ये एक जनरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, ब्लड ग्रुप का नहीं बता रहा हूं, ब्लड ग्रुप का भी पढ़ाऊंगा। तो पहले आपको एंटीजन और एंटीबॉडी समझ में आया? तो सर कौन किसके वजह से बना है, पहले ये बताइए। एंटीजन के वजह से एंटीबॉडी बनी है या एंटीबॉडी के वजह से एंटीजन बना है? सर आपने जो पहले कहा वही करेक्ट था। एंटीजन जब बॉडी में आएगा तो उसके लिए अपना इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। तो एंटीजन के वजह से एंटीबॉडी बनी। ठीक है, सो एंटीजन प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी बाय इंड्यूसिंग द इम्यून रिस्पॉन्सेस। क्लियर है सर? लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं ब्लड ग्रुप का और इसका क्या लेना देना है। टर्मिनोलॉजी, ब्लड ग्रुप्स पढ़ते समय भी सेम टर्म यूज होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी। अभी जो मैंने एंटीजन एंटीबॉडी पढ़ाया वो हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के हिसाब से पढ़ाया, अब ब्लड ग्रुप्स के हिसाब से पढ़ाता हूं। सबसे पहले यहां पे लैंडस्टाइनर ने क्या लिखा है कि एंटीजन मस्ट बी फाउंड ऑन द आरबीसी सरफेस। एक्चुअली ये जो एबीओ सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम ये एंटीजन्स के ऊपर ही डिपेंड था जो आरबीसी के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। चलिए यहां ध्यान दीजिए बच्चों, एक डायग्राम बना के समझाने की मैं कोशिश जरूर करूंगा। मान लेते ये हमारा आरबीसी सरफेस है और ये आजू बाजू प्लाज्मा। ये अब अपने बॉडी के अंदर इमेजिन कीजिए बच्चों आप सभी लोग। ठीक है, तो ये अब क्या हो गया बच्चों? प्लाज्मा। ये क्या हो गया? प्लाज्मा। ठीक है, अब सर देखो ये रहा हमारा आरबीसी। अब सर उन्होंने क्या लिखा? एंटीजन मस्ट बी फाउंड ऑन द आरबीसी सरफेस। सबसे पहले ब्लड ग्रुप्स के अंदर जो एंटीजन्स की मैं बात कर रहा हूं, आई रिपीट, ब्लड ग्रुप के अंदर जो एंटीजन की मैं बात कर रहा हूं, वो एंटीजन बाहर से नहीं आते, वो अंदर ही जनरेट होते हैं।
ये वाला एंटीजन मैंने क्या बोला, बाहर से आया। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि हेल्थ एंड डिजीज वाले एंटीजन एंटीबॉडी की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं ब्लड ग्रुप्स वाले एंटीजन एंटीबॉडी की बात कर रहा हूं। तो मैं आपको यह क्लियर कट कर दूं कि अब एंटीजन अंदर ही तैयार हुए। सर अंदर तैयार हुए? बिल्कुल बेटा, हमारे बॉडी में जीन्स थे उसको। देख बेटा, हमारी बॉडी में जो कुछ भी बना है, जो कुछ भी चल रहा है, वो हर चीज जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। देख, अपन क्या बोलते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल बोले तो जैसे हम लोग बोलते हैं डीएनए, लेकिन डीएनए के अंदर भी क्या होते हैं, जीन्स। अब वो, और हर एक कैरेक्टर के लिए, जैसे आज मेरी ये हाइट इतनी लंबी है तो ये एक कैरेक्टर हो गया, तो इस कैरेक्टर के लिए भी मेरे पास पेयर ऑफ जीन था। मतलब जीन हमेशा सिंगल नहीं होता है, उसकी जोड़ी होती है, और वो जोड़ी मिलके ही वो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे भैया मेरी हाइट हो गया, मेरा कलर हो गया, मेरे बालों का शेप हो गया, सब कुछ, ये सब कुछ जीन्स ने ही कंट्रोल किया। हर एक चीज, जैसे खासकर मेरे आंखों का भी कलर आप देख रहे हो तो ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। तो बॉडी में ईच एंड एवरीथिंग दैट इज मेड बाय अ पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ जीन्स। तो यहां पर जो एंटीजेंस बन रहे हैं बेटा, उनके लिए भी कहीं ना कहीं पेयर ऑफ जीन्स होंगे, ये आप समझ लीजिए बात। लेकिन सबसे पहले अंदर जो एंटीजेंस बन रहे हैं वो ब्लड ग्रुप के जो स्पेशल एंटीजेंस है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ पूरे बॉडी में सिर्फ कहां पाए जाएंगे, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। अब ब्लड ग्रुप के अलावा जो भी एंटीजेंस बॉडी में घूम रहे वो अलग है, मैं ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस की बात कर रहा हूं, और ये एंटीजेंस को स्पेशली हमारे जो पर्टिकुलर जीन्स है उन्होंने सिंथेसाइज किया है। मैं उन जीन्स का नाम भी आपको बताऊंगा, उनके जेनेटिक कॉम्बिनेशंस भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ध्यान दीजिए कि भैया आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन मिल रहा है उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। देखिए अब मैं यहीं पे बता रहा हूं, एबीओ सिस्टम में आपके पास दो एंटीजन होते हैं, एक कैपिटल ए और एक कैपिटल बी, और उसकी दो एंटीबॉडीज होती है, एक स्मॉल ए और एक स्मॉल बी। तो क्या आप इतना समझ गए, क्या आप इतना समझ गए कि जो एंटीजन है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा ब्लड ग्रुप्स के मामले में, और जो एंटीबॉडी है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। हमेशा मैं एंटीबॉडी ए, एंटीजन ए इतना बड़ा नहीं लिखूंगा बच्चों, मैं सीधा स्मॉल और कैपिटल लेटर लिखूंगा। आप समझ जाना कि सर एंटीजन की बात कर रहे हैं कि एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं। पहले यहां तक क्लियर है? तो एंटीजन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या बताया हमने, देयर रेसिप्रोकल एंटीबॉडीज। सिर्फ एंटीबॉडी नहीं लिखा, रेसिप्रोकल लिखा, उल्टी। मतलब सर अब उल्टा ए लिखना है क्या? नहीं नहीं नहीं, आप समझ रहे नहीं। देखो मैं समझाता हूं। जनरली क्या होता है, ये एंटीजन ए है, अब इसकी एंटीबॉडी क्या होंगी, स्मॉल ए। अब ये स्मॉल ए इसके साथ जाके क्या हो जाएंगी, अटैच, जो कि हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। क्या आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं, अगर दिमाग से फिसल गया ना तो कुछ नहीं समझेंगे आगे। आपको किसको ब्लड देना चाहिए और किससे ब्लड लेना चाहिए, ये कंसेप्ट में समझाने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। जब भी अगर आरबीसी के सरफेस पे जो भी एंटीजन है तो उसकी सिमिलर एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं होनी चाहिए। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो जाएंगे। ये जो एंटीबॉडी है ये एंटीजन ए के साथ क्या हो जाएंगे, अटैच, और इनकी अटैचमेंट किसको महंगी पड़ेगी, आरबीसी। किसको महंगी पड़ेगी बच्चों, आरबीसी, क्योंकि एंटीजन इज अटैच टू आरबीसी सरफेस। तो एंटीबॉडी वहां ट्रैवल करते हुए जाएंगी और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएंगी। जैसी वो कॉम्प्लेक्स बनेगा, नीचे जो आरबीसी था वो बर्स्ट हो जाता है। क्या आप चाहते हैं आपके बॉडी के सारे आरबीसी धीरे धीरे करके बर्स्ट हो जाए और आप लोग मर जाओ? सर मर सकते? अबे 100%। सोच, सारे आरबीसी मर गए तो तेरे बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? तू भले कितनी भी सांस ले, ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी थी, आरबीसी। सारे आरबीसी मर गए। आरबीसी डिस्ट्रक्शन की वजह से वेस्ट प्रोडक्ट क्या जनरेट हुआ, बिलीरुबिन। बॉडी में बिलीरुबिन की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई, और बिलीरुबिन पॉइजनस होता है, तो आपको जॉइंडिस भी हो गया, ऑक्सीजन की कमतरता भी हो गई, अब आपका मरना तय है। सर क्यों मार रहे हो, बताओ ना, इलाज बताओ। इलाज ये है कि आप कभी भी सेम एंटीबॉडी नहीं रखेंगे, नहीं तो ये अटैच होकर रिएक्शन करेगा। आप क्या रखेंगे, रेसिप्रोकल। तो एंटीजन ए है तो उसको रिएक्ट नहीं करने वाली एंटीबॉडी कौन थी, बी। तो ये बी और ए में कभी आपस में रिएक्शन नहीं होगा और इंसान खुशी खुशी रहेगा। सर अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या रख दो, स्मॉल ए, रेसिप्रोकल। मतलब सर आप सीधा बोलो ना, ए है तो नीचे बी होना चाहिए, ऊपर बी है तो नीचे ए होना चाहिए, दोनों आपस में अटैच
नहीं होंगे। यहां तक समझा बच्चों मेरा मुद्दा? एकदम सही पकड़े हो, ठीक है। सर अब मेरे को बताओ, अगर ऊपर दोनों भाई साहब बैठे तो नीचे एक को भी मत रखो, क्योंकि अगर दोनों बैठे हैं और नीचे दोनों में से एक भी रहा तो कोई ना कोई तो रिएक्ट करेगा और वो हमको महंगा पड़ेगा, क्योंकि आरबीसी क्या हो जाएगा बेटा? बर्स्ट हो जाएगा वहां पे। यहां तक बात समझी? अब सर हमको यह समझ में आ गया कि एंटीजन्स आर प्रेजेंट ऑन द आरबीसी सरफेस एंड देयर रेसिप्रोकल एंटीबॉडीज फाउंड इन द प्लाज्मा। इफ बोथ द एंटीजन्स आर प्रेजेंट, नो एंटीबॉडीज। सर ऐसा हो सकता है कि ऊपर एक भी एंटीजन नहीं और नीचे एंटीबॉडीज रहेंगी? हो सकता है। बस याद रखना हमेशा रिलेशन रेसिप्रोकल होना चाहिए ताकि उनके बीच में रिएक्शन ना हो सके। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं। एबीओ सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड ग्रुप्स आर डिसाइडेड बाय ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन, कि सामने वाले इंसान का ब्लड ग्रुप क्या है, तो हम उसके ब्लड में क्या चेक करेंगे? उसके आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन है। क्योंकि अगर ए एंटीजन है और नीचे एंटीबॉडी बी है, तो अब मैं क्या बोलूं सर, उसका ब्लड ग्रुप ए है एंटीजन के हिसाब से, क्या बी है एंटीबॉडी के हिसाब से? तो मैंने अभी अभी आपसे क्या किया था? ब्लड ग्रुप्स आर डिसाइडेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन द आरबीसी सरफेस। यहां तक क्लियर हो? सर अगर ए एंटीजन है, नीचे कुछ भी रन दो फर्क नहीं पड़ता, अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। अगर बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी। अगर दोनों भी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी। और अगर दोनों नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ। एक्चुअली है ना वो ब्लड ग्रुप ओ नहीं, उसको जीरो बोलते हैं। लेकिन क्या होता है, रियलिटी ये है कि जब हमने ए लिखा बी लिखा और उसके आगे अगर हम जीरो भी लिखते तो सामने वाला उसको पढ़ता कैसे? नहीं चाहिए, ये ए है, ये बी है, ये ओ रहेगा। तो फॉरेन कंट्रीज में ओ ब्लड ग्रुप बोलते ही नहीं है, उसको जीरो ब्लड ग्रुप बोलते हैं। जीरो का मतलब क्या है? देयर इज नो एंटीजन ऑन द आरबीसी सरफेस, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इट एज अ जीरो। लेकिन अपन ने उसको कैसा पढ़ लिया? ओ। चलो कोई बात नहीं, ओ तो ओ याद रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ बोलो क्या जीरो बोलो, दोनों का मतलब एक ही है बेटा। दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। तो मैंने आपको अभी अभी क्या सिखाया? ब्लड ग्रुप्स आर डिसाइडेड बाय एंटीजन फाउंड ऑन आरबीसी सरफेस। तो एंटीबॉडी पे फोकस मत करो, बस ये याद रखो कि एंटीबॉडीज कौन सी होनी चाहिए बच्चों? रेसिप्रोकल होनी चाहिए। कौन सी एंटीबॉडी होनी चाहिए बच्चों? रेसिप्रोकल होनी चाहिए। तो यहां तक पूरा किस्सा समझ में आ गया आपको? इसमें किसी को कुछ भी दिक्कत, एनी डाउट बेटा? नहीं ना? चल अब आगे ध्यान देते बेटा हम लोग। अब बेटा ये तो समझ में आ गया कि एंटीजन भी अंदर ही बना, एंटीबॉडी भी अंदर ही बनी, बनाने के लिए कोई ना कोई जीन्स थे। अब हम लोग क्या करेंगे? ब्लड ग्रुप का एक टेबल बना देंगे। वो टेबल में मैं आपको सब समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे यह समझाना है कि सर वो जीन्स के नाम क्या थे। पहले जीन्स के नाम एक जगह लिख लेंगे फिर समझ लेंगे। अच्छा एक एमसीक्यू आप ध्यान रखेंगे बच्चों, फोकस। एंटीजन एंटीबॉडी ये टर्म बहुत कॉमन है, मतलब आप जो हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में पढ़ रहे हो उसके लिए भी एंटीजन एंटीबॉडी है, ब्लड ग्रुप्स में पढ़ रहे हो उसके लिए भी एंटीजन एंटीबॉडी है। अब इन्होंने क्या किया, ब्लड ग्रुप्स के एंटीजन एंटीबॉडी को एक सिनोनियम भी दिया है। मतलब अगर आपको एंटीजन एंटीबॉडी बहुत कॉमन टर्म लग रहा है तो उसको थोड़ा डिफरेंशिएट करके एक अलग सा नाम भी दिया है कि ब्लड ग्रुप्स में जो एंटीजन है उन्हें आप लोग बोल सकते हो एग्लूटिनिन, सॉरी इसे हम बोल सकते हैं एग्लूटिनोजेन। ब्लड ग्रुप्स के एंटीजन को एक नाम आप क्या दे सकते हो? एग्लूटिनोजेन। अगर आपने एग्लूटिनोजेन बोल दिया तो सामने वाला समझदार रहेगा, वो समझ जाएगा कि दे आर टॉकिंग अबाउट एंटीजन्स इन द ब्लड ग्रुप, ठीक है। और एंटीबॉडी को नाम दिया गया है एग्लूटिनिन। क्या नाम दिया है बेटा? एग्लूटिनिन। तो मतलब जो स्मॉल ए स्मॉल बी है वो अगर प्रॉपर मेडिकल भाषा में बोले जाए तो एग्लूटिनिन है, और कैपिटल ए कैपिटल बी जो है वो एग्लूटिनोजेन है। और कॉमन भाषा में देखा जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो यहां तक पूरा क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलिए अब सर आप बात कर रहे थे जीन्स की, चलिए वो भी देख लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर, एकदम आसानी से सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है सर।
तो हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन से जीन्स है जो ये एंटीजन बनाने में मदद करते हैं। तो भैया वो जीन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट आई से। कैसे रिप्रेजेंट करते? अल्फाबेट आई से। अब जनरली क्या होता है, जब जीन्स के भी सब टाइप्स होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। सबसे पहले होता है क्रोमोसोम। जेनेटिक मटेरियल की बात चलिए, सबसे पहले होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, डीएनए के अंदर होता है जीन। अब एक ही फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अगर बहुत सारे जीन्स है तो उसको उसके सब टाइप्स बोलते हैं, अलील्स बोलते हैं। ये देखिए याद रख, ये मेरी 2 उंगलियां है, ठीक है, लाइक अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब जनरली मेरी इस उंगली पे जिस जगह पे जो जीन रहेगा तो सेम जीन इस जगह पे भी रहेगा। मतलब यहां पर अगर जो जीन है तो सेम यहां रहेगा और इनकी जोड़ी बनेगी, पेयर ऑफ जीन्स, सेम सेकेंड थर्ड ऐसा। मतलब लोकेशन फिक्स करते, इस जगह पे जहां पे जो जीन रहेगा इस पे भी वहीं पे रहेगा ताकि इनकी पेयरिंग बन सके। तो भैया यहां पर अपने पास ये जीन्स के टाइप थे बेटा, हम लोग इसे क्या बोलते हैं बच्चों? अलील्स। क्या बोलते हैं? अलील्स। ज्यादा टेंशन मत लो, एटलीस्ट टर्म याद रखो कि एंटीजन बनाने वाले जो जीन्स थे हमारे बॉडी में, ब्लड ग्रुप के एंटीजन बनाने वाले जो जीन्स थे उसे हम बोलते थे अल्फाबेट आई से रिप्रेजेंट करते थे, आई जीन्स। अब उसके भी सब टाइप्स थे जो हमको अलग अलग एंटीजन बनाने में मदद करेंगे, क्योंकि ए एंटीजन अलग है, बी एंटीजन अलग है, उसके हिसाब से। अब सर आई ए, आई बी और आई ओ समझ रहे हो? सर मैं समझ गया। ये आई ए मतलब कौन सा एंटीजन बनाने में मदद करेंगे? ए एंटीजन। आई बी कौन सा एंटीजन बनाने में मदद करेंगे? बी एंटीजन। आई ओ मतलब सर एंटीजन बनेगा ही नहीं यहां पे, क्योंकि ओ बोले तो क्या था? 0। आप देख रहे हैं मैंने यहां स्मॉल लेटर लिखा है, कैपिटल और स्मॉल लेटर। जैसे ये जो आई है, ये कैपिटल आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? दीज आर द डोमिनेंट जीन्स। क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? डोमिनेंट। और ये अकेला बेचारा क्या था? कमजोर, रिसेसिव। वो कहते हैं ना कि अगर एक दमदार और एक कमजोर साथ में तो किसकी चलेगी? तो जो दमदार है उसकी। मतलब क्या होता है बेटा, जो स्ट्रांग पर्सन होते हैं वो अकेला भी रहा तो अपनी बात मनवा सकता है, लेकिन जो कमजोर लोग होते हैं हमेशा उनको एक होना पड़ता है, यूनाइट होना पड़ता है अपनी चीजें एक्सप्रेस करने के लिए। क्या बात कर रहे हो सर? कोई आंदोलन वांदोलन निकाल रहे हो क्या? नहीं बेटा, मैं ये बात कर रहा हूं कि यहां पर भी अगर मुझे एंटीजेंस बनाने हैं तो मुझे इनकी जोड़ियां लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने कहा था पेयर ऑफ जीन्स या पेयर ऑफ अलील्स भी आप लिख सकते हो। जैसे अगर मुझे ए एंटीजन बनाना है तो मुझे इसके लिए जोड़ी लगेंगी। अब मेरी जोड़ी कैसे हो सकती है? एक तो आई ए और आई ए। अब ये दोनों डोमिनेंट है और दोनों मिलकर क्या प्रोड्यूस करेंगे? ए एंटीजन। तो जनरली इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? ये हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट। अब इतने टर्म्स तो आप बचपन से पढ़ रहे हो बेटा, मुझे अब ऐसे टर्मिनोलॉजी सिखाने की नौबत मत लाओ, क्योंकि कैसा है अपन स्कूल लेवल पे वापस नहीं जा सकते। सर ये दोनों सेम है करके होमोजाइगस और दोनों डोमिनेंट है करके डोमिनेंट, ठीक है। अब ये दोनों मिलके आपका ए एंटीजन प्रोड्यूस करेंगे। सर और कोई जेनेटिक कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या ए एंटीजन प्रोड्यूस करने के लिए? एक और बन सकता है, आई ए आई ओ। फोकस करो बेटा, आई ए इज अ डोमिनेंट, आई ओ इज अ रिसेसिव। अब एक डोमिनेंट है और एक कमजोर है, किसके कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे? ए वाले के होंगे कि ओ वाले के? सर 50-50 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये डोमिनेंट है और ये कमजोर है, तो इसकी ही चलेगी, ए वाले की। तो सर ये कॉम्बिनेशन भी आपका ए एंटीजन प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन अब ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस। लेकिन इसमें भी चली किसकी? डोमिनेंट वाले की, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। समझ रहे हो? तो दीज आर द टू कॉम्बिनेशंस। समझो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो मेरा ए ब्लड ग्रुप होने के पीछे 2 रीजन हो सकते हैं, दोनों में से कोई तो भी एक रीजन हो सकता है। एक तो ये कॉम्बिनेशन या तो ये कॉम्बिनेशन। अब तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है उसके हिसाब से तुम अपने खुद के कॉम्बिनेशन बनाओ। जैसे मैं एक और समझाता हूं, फॉर एग्जाम्पल बी ब्लड ग्रुप है। अब बी ब्लड ग्रुप में क्या होगा? सेम आई बी होमोजाइगस डोमिनेंट, राइट, या फिर आई बी आई ओ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो दोनों ही सूरतों में कौन सा एंटीजन बनने वाला है सर? बी एंटीजन बनने वाला है। समझ में आ गई बात? अब सर मुझे बताओ, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो क्या जेनेटिक कॉम्बिनेशन हो सकता है? बताइए सर।
अब ए बी ब्लड ग्रुप मतलब ए एंटीजन भी और बी एंटीजन भी है, तो इसका सिर्फ एक ही बन सकता है सर, आई ए और आई बी, बस। मतलब सर ये 50-50% एक दूसरे पे डोमिनेंट है। 50% आई ए के कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे, 50% बी के, मतलब 50% ए एंटीजन बनेगा, 50% बी एंटीजन बनेगा। मतलब दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ को डोमिनेंट। मतलब है ना, दो ताकतवर लोग आपस में भिड़ गए, दो पहलवान आपस में भिड़ गए, दोनों की ताकत इक्वल है। अब कोई हार नहीं मान रहा है तो दोनों को ही विजेता घोषित कर देंगे, भाई तुम दोनों ही जीत के जाओ। यहां पर क्या हो रहा था, एक ताकतवर एक कमजोर, एक ताकतवर एक कमजोर, यहां पे दोनों ताकतवर, दोनों डोमिनेंट थे, इसलिए को डोमिनेंट। ये भी एमसीक्यू में आता है बच्चों कि गिव मी द एग्जांपल ऑफ को डोमिनेंट जीन्स, तो को डोमिनेंट आई ए आई बी, जिससे ए और बी दोनों आ रहे हैं। अब मुझे बताओ, मुझे एक भी एंटीजन नहीं चाहिए, ना मुझे ए चाहिए ना बी चाहिए, तो मैं अब कौन सी की बात कर रहा हूं, जीरो, मतलब दैट इज अ ओ ब्लड ग्रुप। तो जिनका ओ ब्लड ग्रुप है उनका कॉम्बिनेशन यही हो सकता है। तो ये क्या हो गया सर, दोनों सेम है, होमोजाइगस और क्या है, रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव। तो बच्चों अगर जिनके बॉडी में ये जेनेटिक कॉम्बिनेशन है तो उधर कोई भी एंटीजन नहीं बनेगा, एंटीजन कोई नहीं रहेगा, तो ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, जीरो। अच्छा, एंटीजन अगर कोई नहीं है तो नीचे एंटीबॉडी हो सकती है क्या, हो सकती है, लेकिन अगर ऊपर दोनों भी एंटीजन है तो नीचे एंटीबॉडी होगी क्या, बिल्कुल नहीं, फिर रिएक्शन हो जाएगी। एक तो आपको अपना सारा फोकस पहले एंटीजन पे लगाओ, एंटीजन पे फोकस करो, फिर नीचे एंटीबॉडी तो रेसिप्रोकल होंगी, मैं तो नहीं होंगी फिर सीधा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, मैंने जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट लिखवा दिया। अब आप देख रहे हैं आपके एबीओ सिस्टम में कितने ब्लड ग्रुप्स है, 4, 1 2 3 4, और कितने जीनोटाइप्स है, ये जीनोटाइप्स बोलेंगे ना इसको, जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5 6। तो ब्लड ग्रुप्स को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, फिनोटाइप्स, मतलब जेनेटिक भाषा में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो कैरेक्टर क्या, ये एंटीजन से विच इज फाउंड ऑन द आरबीसी सरफेस। अब जैसा एंटीजन मिलेगा वैसे वैसे नाम लिखते गए। फिनोटाइप 4 थे, लेकिन जीनोटाइप कितने हो गए बेटा, 6। और आप देख रहे कुल मिला के एंटीजन कितने, सिर्फ 2, ए और बी एंटीजन। अब कहीं पर ए है, कहीं पर बी है, कहीं पर दोनों भी है और कहीं पर दोनों भी नहीं है। सो सिर्फ 2 एंटीजन के वजह से आपने 4 ब्लड ग्रुप्स बनाए, समझ रहे हो, सिर्फ 2 एंटीजन्स की वजह से आपके एबीओ सिस्टम में कितने ब्लड ग्रुप बन गए बेटा, 4 ब्लड ग्रुप बन गए, और उसके 6 जेनेटिक कॉम्बिनेशन बन गए अलग अलग। अब बेटा मैंने ऑलमोस्ट बेसिक समझा दिया, अब मैं बड़ा सा टेबल बनाता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्लियर है यहां तक, ओके। अब सर सबसे पहली चीज टेबल में मुझे यह बताना है, एक और पॉइंट, हम किसका ब्लड किसको दे सकते हैं। मतलब समझो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो मैं किस किस को डोनेट कर सकता हूं या फिर किस किस से ले सकता हूं। आपको सबसे पहले कुछ चीजों का ध्यान देना है। पहले तो एंटीजन का ही ध्यान देना है। समझो मैं किसी को खून दे रहा हूं तो मेरे बॉडी से वो एंटीजन उसकी बॉडी में जा रहा है। समझो मेरा ए ब्लड ग्रुप है तो मैं अपने बॉडी का ए एंटीजन उसके ब्लड में डालूंगा या उसके बॉडी में डालूंगा, तो उसके पास भी वही एंटीजन चाहिए। क्योंकि बेटा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हेल्थ एंड डिजीज का थोड़ा सा कंसेप्ट कि भैया अगर बाहर से कोई एंटीजन आता है तो उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, उसके खिलाफ क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। अगर मैं मान लेता हूं, ध्यान देंगे बच्चों, ऐसे 2 लोग हैं बेटा, पर्सन 1 एंड पर्सन 2। अब मान लेते इसका ब्लड ग्रुप ए है और इसको खून देना है, तो इसका ब्लड ग्रुप भी कंपलसरी हमको क्या चाहिए बेटा, ए। क्यों पता है, क्योंकि जब ये एंटीजन उसकी बॉडी में जाएगा तो उसके बॉडी में पहले से ए एंटीजन था, तो वो ए एंटीजन के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। मतलब इसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, बाहर से जो एंटीजन आ रहा है अब उसके लिए क्यों आवाज नहीं उठा रहा है, क्योंकि जब बाहर से आने वाली चीज उसके बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट थी, वो बोलेगा, इसका जो डिफेंस मैकेनिज्म, पर्सन 2 का डिफेंस मैकेनिज्म क्या बोलेगा, ये ए मेरी बॉडी में है, वो देखेगा मेरे पास भी ए है क्या, हाँ है, ये वैसा ही दिख रहा है, तो उसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठेगी। मतलब पर्सन 2 का इम्यून सिस्टम इस एंटीजन ए के खिलाफ जो बाहर से अंदर आ रहा है उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, क्योंकि उसके पास भी सेम टू सेम एंटीजन था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर मान लेते पर्सन 2 का ब्लड ग्रुप बी था और आपने ए भेज दिया, अब पर्सन 2 के इम्यून सिस्टम को, पर्सन 2 का जो डिफेंस मैकेनिज्म है इम्यून सिस्टम को सिर्फ किसका नॉलेज है, बी एंटीजन का, और आपने सप्लाई क्या कर दिया, ए।
अब पर्सन 2 का इम्यून सिस्टम क्या बोलेगा कि भैया मुझे बचपन से सिर्फ बी एंटीजन अपना है ये सिखाया गया, लेकिन तूने कोई दूसरा ही भेज दिया, मतलब तूने भेज दिया ए एंटीजन। अब ए एंटीजन मेरी बॉडी का हिस्सा कभी था नहीं, तूने ए भेज दिया, इसके लिए अब मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा और मैं क्या बनाऊंगा, एंटीबॉडीज। अब अगर समझो पर्सन 2 ने एंटीबॉडीज बना दी अगेंस्ट दिस ए वाले के खिलाफ, तो फिर रिएक्शन हो जाएंगी बॉडी में, बॉडी के जितने भी सेल्स है वो बर्स्ट, मतलब आरबीसीज है वो बर्स्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ब्लड ग्रुप्स देते समय क्या ध्यान देते, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय क्या ध्यान देते कि जो दे रहा है उसके बॉडी में जो एंटीजन है वो सामने वाली बॉडी के पास भी चाहिए। इसलिए आपको अपने ब्लड ग्रुप पता होने चाहिए। मैंने आपको कहा, आप भले किसी को खून नहीं दे रहे हो, लेकिन किसी से लेते समय भी आपके एक्सीडेंट हो गया, बहुत खून बह गया, अब आपको किसी से खून लेना है, तो डॉक्टर आपको पूछेगा भाई तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है बताओ, वो बोलेंगे ठीक है मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो कोई ए वाला डोनर है तो तुरंत दे डालो इसको, क्योंकि भी ए को रिएक्ट नहीं करेगा, बी को रिएक्ट नहीं करेगा। अब जो उनका ए बी रहेगा सर, उनका क्या होगा बताइए। अब चलिए वही चीज अब मैं थोड़ा सा टेबल के फॉर्म में बताऊंगा बेटा आपको, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए प्लीज। चलिए बच्चों एक टेबल बना लेते। एनसीईआरटी बुक में जो टेबल दिया था वो बहुत छोटा सा है, वो आप पढ़ लेना, मैं थोड़ा डिटेल और बहुत बड़ा टेबल बनाता हूं, ठीक है। कॉलम्स कुछ इस तरह से रहेंगे, पहले आप देख लो, बाद में बनाना शुरू करना है। तो सबसे पहला कॉलम मेरा रहेगा ब्लड ग्रुप्स, दूसरा कॉलम रहेगा उसका जीनोटाइप जो मैंने अभी अभी लिखवा के दिए थे आपको काफी सारे, फिर एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, फिर अगला कॉलम रहेगा कैन डोनेट ब्लड टू, किस किस को खून दे सकता है, या फिर कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, किस किस से खून ले सकता है। तो ऐसे हमारे कॉलम्स बन जाएंगे। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए। अब सबसे पहला कॉलम जैसे मैंने ब्लड ग्रुप बनाया, तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, ए बी एंड ओ। तो जैसे मैं पहला ब्लड ग्रुप ले लेता हूं बेटा, ए ब्लड ग्रुप। मतलब इससे क्लियर हो गया कि एंटीजन के सरफेस, सॉरी आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन रहेगा, ए एंटीजन। चलो जीनोटाइप बता पॉसिबल सर, एक आई ए और दूसरा आई ओ, होमोजाइगस, सॉरी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है, ये अभी अभी हमने डिस्कस किया था। एंटीजन ऑन द आरबीसी सरफेस इज कैपिटल ए, एंटीबॉडी क्या रहेंगी, रेसिप्रोकल, दैट इज स्मॉल बी, ठीक है। अब सर ए वाला ब्लड किस किस को दे सकता है, तो सर एक तो वो खुद के वाले को दे सकता है और एक दूसरा दे सकता है ए बी वाले को, क्योंकि ए बी वाले के पास कौन सा एंटीजन है, ए, तो वो दे सकता है, एक एंटीजन तो उसके पास है एटलीस्ट। और किस किस से खून ले सकता है, एक तो खुद के वाले से ले सकता है, नहीं तो जो जीरो ब्लड ग्रुप है ओ, उससे ले सकता है। क्यों बेटा, जीरो ब्लड ग्रुप वाले का खून क्यों ले सकता है, जैसे मैं ए ब्लड ग्रुप हूं तो मेरे को जीरो वाले का क्यों चलेगा, क्योंकि सर वहां से कोई एंटीजन आ ही नहीं रहा है ना। बेटा आप क्या करो, ऊपर मार्जिन में लिख ही लो एक पॉइंट स्टार मार्क करके, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय हमेशा किस पे फोकस करो, एंटीजन, कौन सा एंटीजन जा रहा है और सामने वाले के सो है कि नहीं। अब जो ओ ब्लड ग्रुप है, दे डोंट हैव एनी एंटीजन, तो आप भेज दो, किसको भी किसको दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा उसके अंदर। और ए बी एंटीजन में दोनों भी एंटीजन है, कुल मिला के 2 एंटीजन है, जिससे 4 ब्लड ग्रुप बने, और इनके पास दोनों भी रहते, तो इनको किसका भी खून चल सकता है, और ओ वाला किसको भी खून दे सकता है। मैं आपको बताता हूं, अभी रुकिए। चलिए पहले बनाने के लिए मेरे से मदद कीजिए, छापो मत सीधा। बी ब्लड ग्रुप, कॉम्बिनेशन बनाओ बेटा, आई बी आई ओ, ठीक है। एंटीजन कैपिटल बी, एंटीबॉडी स्मॉल ए। अब किस किस को खून दे सकता है, एक खुद के वाले को और एक ए बी को, किस किस से ले सकता है, बी एंड ओ, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन तैयार हो गया बेटा। नेक्स्ट ए बी ब्लड ग्रुप,
कॉम्बिनेशन बताइए, जेनेटिक कॉम्बिनेशन IA-IB, एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, ठीक है। एंटीजन कौन कौन से रहेंगे, AB रहेगा और BB रहेगा ऑन द आरबीसी सरफेस। एंटीबॉडीज एक भी नहीं रहेगी, नील, क्योंकि दोनों में से अगर एक भी रखेंगे तो वो रिएक्ट करेंगे और गड़बड़ करेंगे। अब इसके पास दोनों पॉसिबल एंटीजन है, राइट, जो जनरली आपके ब्लड ग्रुप्स में पाए जाते हैं। अब ये किस किस को खून दे सकता है, तो ये सर सिर्फ अपने वाले को ही खून दे सकता है, आप समझ रहे हो। और किस किस से खून ले सकता है, राइट, तो ये A, B, AB एंड O सबसे खून ले सकता है। सर मैं समझा नहीं, अब आप ध्यान दीजिए बेटा, मैंने कहा था ब्लड देते समय या लेते समय सिर्फ फोकस किस पे रहना चाहिए, एंटीजेंस, नॉट ऑन द एंटीबॉडीज। अब ये वैसा ब्लड ग्रुप है जिसके पास दोनों भी एंटीजन है। क्या प्रेजेंट है बेटा, दोनों भी एंटीजन प्रेजेंट है। अब जिसके पास दोनों एंटीजन है तो उसको आप A वाला भी सप्लाई कर दो, कोई रिएक्शन नहीं होगी, B वाला भी सप्लाई कर दो, कोई रिएक्शन नहीं होगी, AB तो मैच हो गया, और O वाला भी इसलिए सप्लाई कर दो क्योंकि O वाले के पास तो कोई एंटीजन था ही नहीं, तो वो उससे भी ब्लड ले सकता है, ठीक है। अब सर अगला है O ब्लड ग्रुप, जिसे मैं 0 बोलता हूं, ठीक है। तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन IO, एंटीजेंस ऑन द आरबीसी सरफेस एक भी नहीं है, तो दैट इज नील, और एंटीबॉडी दोनों भी है, स्मॉल a, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कैन डोनेट ब्लड टू, ये हर एक को खून दे सकता है क्योंकि इसके पास वो चीज है ही नहीं जो गड़बड़ कर सकती थी। कौन सी चीज बेटा, एंटीजेंस। अभी समझो मेरा O ब्लड ग्रुप है, मैं किसको भी दे सकता हूं, क्यों, क्योंकि मेरे ब्लड में कोई एंटीजन है ही नहीं। एंटीजन दूसरे के बॉडी में जाके रिएक्ट करता है और अलग अलग रिएक्शन से फिर तकलीफें होती है। अब मेरे पास अगर कोई एंटीजन है ही नहीं तो मेरा ब्लड किसी को भी चल सकता है, लेकिन मुझे किसका ब्लड चलेगा, मुझे सिर्फ मेरा ही ब्लड चलेगा सर, मतलब O वाले का ही चलेगा, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम। समझ रही है आपको बात यहां तक। तो बच्चों बहुत ध्यान से आप पढ़िए, बहुत ध्यान से आप देखिए, दिमाग लगाइए, इतना आसानी रट्टा नहीं मारना है कि सर आपने टेबल लिख दिया ना मैं रट्टा मार लेता हूं, रट्टे से कुछ नहीं होगा, आप गड़बड़ करोगे बाद में, इसलिए ध्यान दो। तो मैं बार बार कह रहा हूं, ब्लड देते समय या लेते समय किस पे ध्यान रहे, एंटीजन। देने वाले का एंटीजन और लेने वाले का एंटीजन अगर मैच हुआ तो ही कोई गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन वो अगर अलग अलग हुआ तो गड़बड़ हो सकती है। तो यहां पर मुझे एक समझ में आ रहा है कि O ब्लड ग्रुप हम किसी को भी दे सकते हैं, यहां दिख रहा है चारों को। तो ये क्या हो गया सर, यूनिवर्सल डोनर, ये क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। और AB वाले, जितने भी AB वाले, मैं तो उन्हें कहता हूं कि ये खून चूसने वाले लोग हैं, क्योंकि इनको किसका भी खून चलता है, सबका आंदो बोलते हैं, क्योंकि इनके पास दोनों ही पॉसिबल एंटीजन है जिससे ब्लड ग्रुप बनता है। तो AB क्या हो गया बेटा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो अब जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और इनमें से जिनका भी ब्लड ग्रुप AB है, जिनका भी ब्लड ग्रुप AB है, या आपके आसपास में दोस्तों में घर में किसका भी AB है, तो आप उनका नाम क्या रख लो, ये खून चूसने वाले लोग हैं, समझ रहे हो। और जिसका भी ब्लड ग्रुप O है उनका नाम रख दो, ये दानवीर कर्ण है, ये एकदम दानवीर लोग हैं, ये अपना खून देते रहेंगे सर। O ब्लड ग्रुप वालों की हमेशा डिमांड रहती है क्योंकि इनका खून इमरजेंसी में किसी को भी चल जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। तो ये रहा टोटल कंसेप्ट ऑफ ABO सिस्टम, पूरा टेबल बना दिया। अब आपके NCERT बुक का एक बार आप टेबल देखेंगे और उसको एक बार जांचेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ 4 ही कॉलम है, इतना डिटेल में नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसमें मैं एक और चीज बताता हूं, उसमें एक है डोनर्स ग्रुप करके NCERT बुक में। तो डोनर्स ग्रुप ऐसा मतलब नहीं किसको दे सकते, डोनर्स ग्रुप का मतलब था कि इनको कौन कौन दे सकता है। मतलब समझो ए ब्लड ग्रुप किस किस से ब्लड ले सकता है, A और O से। तो इसको NCERT बुक में क्या हेडिंग दिए हुआ है, डोनर्स ग्रुप। मैं चाहूंगा आप एक बार NCERT बुक देखिए, टेबल पढ़िए। आप ऊपर देखते डोनर्स ग्रुप और कैन डोनेट ब्लड टू लिख देते, लेकिन वहां जब पढ़ेंगे A के कॉलम में A और O लिखा है, तो मेरे को दिमाग चलेगा यार A और O से तो हम ले रहे हैं, इसको ब्लड दे रहे हैं, तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा कॉलम्स ध्यान से पढ़ेंगे ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ओके, तो चलिए, ये हो गया यूनिवर्सल एक्सेप्टर और यूनिवर्सल डोनर का कंसेप्ट। लेकिन सर आपने अभी भी मुझे वो नहीं बताया कि जैसे हम ब्लड ग्रुप, सर A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव, सर वो पॉजिटिव और नेगेटिव अभी तक नहीं बताया। तो बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव का जो कंसेप्ट है वो अगला सिस्टम है, दैट इज RH सिस्टम। अभी सिर्फ मैंने ABO सिस्टम पढ़ाया। अब ब्लड ग्रुप लेते और देते समय प्लस और माइनस भी देखना पड़ता है।
मतलब ये पूरे टेबल में एक और नॉलेज ऐड करना पड़ेगा RH सिस्टम का, उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, फिलहाल इसमें कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। अभी आपको पता है आपका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, अब वो पॉजिटिव किसके वजह से आया, A नेगेटिव है, तो नेगेटिव किसके वजह से आया, क्योंकि उसके लिए भी अलग से एंटीजन है। समझ रहे हो आप कि भाई जैसे कि आरबीसी के सरफेस पे अभी तक आपने क्या बोला, 2 एंटीजन हो सकते थे, एक तो A या तो B या तो दोनों भी नहीं, उसके हिसाब से ABO सिस्टम बना। अब RH सिस्टम में मैं आपको सिखाऊंगा कि A और B एंटीजन के अलावा एक तीसरा भी था, जिसके प्रेजेंस और एब्सेंस पे ये जो तीसरा एंटीजन था उसका नाम मैं जरूर बताऊंगा, इसके प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव कहलाता है। अब बस वो एक एंटीजन अपना पढ़ना बाकी रहा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बेशक समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा समझ में आया तो एक क्वेश्चन पूछो, इसी टेबल पे पूछो। चल ठीक है, मुझे लगता है मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं, आंसर कर लेंगे। AB ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, इसको किसका भी खून चलता है, और O ब्लड ग्रुप दानवीर करने ये किसी को भी खून दे सकता है। चलिए अब मैं वही रूल अप्लाई करता हूं कि ये दानवीर करने, तो इसने अपना खून AB वाले को दिया, ये तो खून चूस रहा है और ये खून दे रहा है, तो चलो दे दिया। रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? सर मैं समझ नहीं पाया। अब तू पूरा टेबल देख, O ब्लड ग्रुप के पास क्या था, स्मॉल AB, और AB ब्लड ग्रुप के पास क्या था, कैपिटल AB। जब मैं O से AB की तरफ जा रहा हूं तो मैं ऐसा जा रहा हूं, देख रहे हो, O से AB, तो मैं ऐसा जा रहा हूं। सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है और इंसान मरने वाला है। अगर कैपिटल A और B और यहां पे एंटीबॉडीज नहीं थी, मैंने एंटीबॉडी सप्लाई कर दी, अब ये एंटीबॉडी इनके साथ रिएक्ट करेंगी और AB ब्लड ग्रुप वाले को मारना शुरू करेगी। और अगर ऐसा हुआ फिर ये कंसेप्ट गलत है कि ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, इसको किसका भी खून चलता है, और ये भी गलत हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि जब मैंने दोनों का आपस में एक्सचेंज किया, यूनिवर्सल डोनर का ब्लड यूनिवर्सल रेसिपिएंट को दिया, और अगर आप बोल रहे हो रिएक्शन होगी और ये मरेगा, तो फिर ये कंसेप्ट गलत है रेसिपिएंट और डोनर का। अब आप बताइए बेटा कौन सा कंसेप्ट सही है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट और डोनर का कंसेप्ट अगर सही है तो एक्सप्लेन मी कि ये एंटीबॉडीज जब इधर गई इसके बॉडी में, AB वाले के बॉडी में, तो रिएक्ट क्यों नहीं करी, और अगर रिएक्ट करी तो फिर ये कंसेप्ट गलत है। सोचो, दिमाग लगाओ, अच्छे से सोचो, क्या लगता है? दिमाग में थोड़ा सा चल रहा है कुछ? मैंने कहा था ना, रट्टा नहीं मारना है, घुस के पढ़ना है एकदम अंदर। अभी डॉक्टर बनने जा रहे हो, ब्लड ग्रुप्स का नॉलेज नहीं रही तो डूब के मरो। कंपाउंडर को डॉक्टर से ज्यादा नॉलेज हो जाता है कभी कभी, और हमको कंपाउंडर नहीं बनना है, हमको डॉक्टर बनना है बेटा। समझ में आ रही है बात? तो चलिए ध्यान दीजिए, मैंने कहा था हमेशा एंटीजन पे फोकस करो। मैंने जानबूझ के आपका ध्यान बटाया और मैंने बताया कि एंटीबॉडी इधर जा रही है और आपको डराया। एंटीजन गया, एंटीजन है ही नहीं तो जाएगा क्या? लेकिन सर फिर भी बताओ ना, जब ये एंटीबॉडीज इनके बॉडी में गई तो रिएक्ट क्यों नहीं हुई? क्योंकि एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज हो जाती है दूसरे के बॉडी में जाने के बाद। मतलब सर ये जो दोनों भी एंटीबॉडीज यहां से ऊपर की तरफ गए, तो ये एंटीबॉडीज दूसरे की बॉडी में जाके न्यूट्रल होगी, कुछ काम ही नहीं कर रही थी। लेकिन अगर यही मैं उल्टा करता मामला ऐसा, ये एंटीजेंस को नीचे भेज देता, मतलब AB वाले से O को दे देता, फिर तो O वाले का मरना तय था, क्योंकि एंटीजन न्यूट्रलाइज नहीं होते। एंटीजन न्यूट्रलाइज नहीं होते, एंटीजन तो रिएक्ट करेंगे। तो इसका मतलब मुझे क्या बोलने का था, बार बार फोकस ऑन एंटीजन नॉट ऑन एंटीबॉडी। मैंने आपका फोकस डाइवर्ट किया और आपको क्या बताया कि देखो एंटीबॉडी जा रही, एंटीबॉडी जा रही है, अभी जाने दे, कुछ नहीं होने वाला, न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर उल्टा होता है तो ये एंटीजन इसके बॉडी में आके ये दोनों के साथ चिपक जाएंगे और भैया गड़बड़ कर देंगे। तो यहां तक बात समझ में आ गई? हमको एंटीजन एंटीबॉडी को चिपकाना नहीं है, चिपकाना बोलते हो कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बना तो वो कॉम्प्लेक्स बनेगा आरबीसी के ऊपर और नीचे का आरबीसी बस्ट हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं बेटा। यहां तक बात समझ में आई? तो ये है एबीओ सिस्टम। अब हमको इसके साथ अटैच करना है हमारा क्या बेटा, RH सिस्टम। ओके, ये बच्चों फोकस करते ऑन द RH सिस्टम। सर मैं अभी तक इसके नाम का मतलब ही नहीं समझ पा रहा हूं, ये RH का मतलब क्या है बेटा? क्योंकि एबीओ सिस्टम में मैं ये तो समझ गया कहती A B ये एंटीजेंस के नाम हैं, ठीक है। तो सर RH बेटा, RH स्टैंड्स फॉर
रीसस मंकी। तो क्या ये ब्लड ग्रुप सबसे पहले मंकी से मिला था? करेक्ट। रीसस मंकी एक वैरायटी है मंकीज की बेटा। उनके आरबीसी के सरफेस पे एक अनोखा एंटीजन मिला था जिसके बाद से ये आरएच सिस्टम डेवलप हो गया, और वही एंटीजन हमारे बॉडी में भी मिलता है, क्योंकि बंदर तो हमारे पूर्वज रह ही चुके हैं बेटा, हमारे एंसेस्टर्स है वो, तो उनके बॉडी में जो था वो फ्लो होते होते हमारे पास भी आ गया। मतलब आपके आरबीसी के सरफेस पे अब ए एंटीजन, बी एंटीजन, इसके अलावा एक और एंटीजन है जिसे आरएच एंटीजन या तो अल्फाबेट डी ये भी देते हैं बेटा। ठीक है, तो भैया यहां पर एंटीजन, एक तो आप उसे आरएच एंटीजन बोलिए या फिर डी एंटीजन बोलिए, जो भी अल्फाबेट दे सकते हैं आप, डजेंट मैटर। कुछ लोग कैपिटल आर भी देते हैं, आर एच का आर, हम लोग डी देते हैं, आर एच देते हैं, जो भी ठीक लगे चलेगा। तो सर एंटीजन्स ये जो है फाउंड ऑन आरबीसी सरफेस। अब इसमें भी साइंटिस्ट वही है बेटा अपना लैंडस्टाइनर, अब उसका नाम नहीं लिखा, स्टार्टिंग में बता दिया था। तो ये भी एंटीजन फाउंड ऑन द आरबीसी सरफेस है। दूसरी चीज, जैसे हमने रूल देखे थे पहले, जैसे हमने एबीओ सिस्टम में रूल देखा था कि एंटीजन फाउंड ऑन द आरबीसी सरफेस और रेसिप्रोकल एंटीबॉडीज फाउंड इन द प्लाज्मा। यहां क्या मांझ रहा है? यहां कुछ भी नहीं मांझ रहा है। मतलब यहां पर ये एक ऐसा अनोखा एंटीजन है, दे डोंट हैव एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज एब्सेंट। मतलब एबीओ सिस्टम में क्या था? एंटीजन भी था, एंटीबॉडी भी थी, भले ही वो एंटीबॉडी उल्टी थी, रेसिप्रोकल वाली थी। यहां पे तो एंटीबॉडी का कंसेप्ट ही नहीं है। अब सर आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मतलब आप आरएच पॉजिटिव हो क्या नेगेटिव हो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन। एंटीबॉडी का तो किस्सा ही उड़ गया। अब ये एंटीजन अगर आपके आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और अगर ये एंटीजन नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या है? नेगेटिव। ठीक है, सो भैया इफ एंटीजन इज प्रेजेंट, सो अपन क्या बोलते हैं? आर एच पॉजिटिव। और इफ एंटीजन इज एब्सेंट तो हम उसे क्या बोलेंगे? आर एच नेगेटिव। आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या में कितने पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोग और कितने नेगेटिव वाले? मैं आपको बता देता हूं। पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन में आर एच पॉजिटिव वाले तकरीबन 80% लोग हैं, मेजॉरिटी, और आर एच नेगेटिव वाले तकरीबन 20%, अब जो बच गए। ये रेशियो है सर। तो बताइए किसकी डिमांड ज्यादा हुई? अरे सर जो कम है उनकी डिमांड ज्यादा हो गई। आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप बहुत रेयरली मिलेगा, तो ऑब्वियसली इमरजेंसी के दौरान अगर किसी को नेगेटिव ब्लड ग्रुप लग रहा है, फिर चाहे वो ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है, दैट डजंट मैटर, राइट। अगर इनमें से कोई भी ब्लड ग्रुप लग रहा है तो ये टेंशन का काम है, मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप में से, हम में से आपका किसी का भी ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो आप अपना एक और नेगेटिव ब्लड ग्रुप का दोस्त, भाई, किसको भी ढूंढ के रखो, इमरजेंसी में आप एक दूसरे के काम आएंगे। हमारे जो ब्लड बैंक्स होते हैं ना बेटा, उनमें एक डायरेक्टरी, फोन डायरेक्टरी होती है नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों की। पॉजिटिव तो राह चलते कहीं भी मिल जाते हैं बेटा। एक आवाज लगाओ बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसका, 100 लोग हाथ ऊपर करेंगे। बी पॉजिटिव 100 लोग, भले दुनिया में वो पूरे बी नेगेटिव होते हैं लेकिन उनका ब्लड ग्रुप क्या है? पॉजिटिव है, राइट। तो भैया बात ऐसी है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों की कमतरता है तो उनकी डिमांड भी क्या रहेंगी? ज्यादा रहेगी। समझ रहे हो आप यहां तक? अब सर आपने जैसे कहा कि ये एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस से पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप बनेंगे, करेक्ट। अब समझो एंटीजन के ऊपर, सॉरी आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन भी है और डी एंटीजन भी, मतलब इनका आरएच एंटीजन, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? सर अगर ए भी है और ये भी है तो ए पॉजिटिव। अच्छा बी और ये है तो बी पॉजिटिव। ए, बी और ये है तो तीनों भी एंटीजन है, ए एंटीजन, बी एंटीजन और आर एच एंटीजन, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए बी पॉजिटिव। तो बात आपको समझ में आ रही? अब सर जैसे ए और बी एंटीजन को बनाने के लिए जीन्स थे, क्या इस एंटीजन को बनाने के लिए भी जीन्स रहेंगे? ऑब्वियसली। मैंने कहा ये इतिहास मंकी की तरफ से आया तो मंकी ने हमको दान दिया क्या? वो जीन्स फ्लो होते होते आया मंकी से हम तक, इवोल्यूशनरी जीन्स फ्लो होते होते आया, और वो जीन्स हमारे बॉडी में भी है बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, इनके लिए जो जीन्स है फॉर द आर एच एंटीजन, ठीक है, उसे जनरली अब वही होता है ना अल्फाबेट, कि इन्होंने डी लिखा है कि इन्होंने आर लिखा है, कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। अब मैं जनरली क्या रहा अल्फाबेट डी। अब कैपिटल डी हो गया तो क्या हो गया? डोमिनेंट, और स्मॉल डी हो गया तो क्या हो जाएगा? रिसेसिव। ये तो जेनेटिक्स की भाषा है बेटा, ठीक है।
अब जैसे ब्लड ग्रुप्स में मैंने बोला था कैपिटल रहा तो एंटीजन, स्मॉल रहा तो एंटीबॉडी, तो जेनेटिक की भाषा में कैपिटल रहा तो डोमिनेंट और स्मॉल रहा तो क्या रहेगा, रिसेसिव। अब देखो वेरियस कॉम्बिनेशन में बनाता हूं, कैपिटल डी कैपिटल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी स्मॉल डी। अब बताइए क्या है सर, ये दोनों अगर देखो मैंने क्या कहा था आपको, जेनेटिक कॉम्बिनेशंस रहेंगे। एबीओ सिस्टम जो तुमने पढ़ा उसमें क्या थे, अलील्स, इसमें अलील्स का कंसेप्ट नहीं है क्योंकि इसमें एक ही एंटीजन बनाना है, वहां पे दो बनाने थे तो उसमें अलग अलग लगेगा। तो कैपिटल डी मतलब क्या हो गया सर, होमोजाइगस डोमिनेंट। तो बताइए एंटीजन प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, सर बिल्कुल प्रेजेंट है, RH एंटीजन इसमें क्या हो गया, पॉजिटिव, मतलब प्रेजेंट बोले तो क्या रहेंगे, पॉजिटिव। अब कैपिटल डी स्मॉल डी है तो किसकी चलेंगी, कैपिटल डी की, तो सर यहां पर भी डी एंटीजन मतलब RH एंटीजन बनेगा, तो ये इसको क्या बोलेंगे अपन, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, RH एंटीजन पॉजिटिव, ये बंदा भी, मतलब जिसके बॉडी में ये जेनेटिक कॉम्बिनेशन या ये जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, दोनों RH पॉजिटिव है, लेकिन जिसके बॉडी में ये रहेगा तो वो RH नेगेटिव रहेगा, क्योंकि यहां पे कमजोर लोग एक हो गए हैं और यहां पर अब कोई एंटीजन बनने वाला नहीं है, तो होमोजाइगस रिसेसिव, और ये बंदा है RH नेगेटिव, ठीक है, RH नेगेटिव। तो कुछ जेनेटिक कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। अब मैं आपको कुछ ब्लड ग्रुप्स देता हूं और उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन आपको लिखना है। चलिए समझ लेते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, योर ब्लड ग्रुप इज ए पॉजिटिव, तो राइट डाउन द जीनोटाइप ऑफ दिस। सर देखो ए ब्लड ग्रुप है तो उसका पॉसिबल जीनोटाइप क्या रहेगा, एक तो IA, और आपने अगर पॉजिटिव लिखा है तो पॉजिटिव दो चीजों में हो सकता है, DD या कैपिटल डी और स्मॉल डी। तो एक तो ऐसा बन सकता है या एक तो ऐसा बन सकता है, या फिर आपको ए के लिए और एक पॉसिबल ऑप्शन था IO, इसमें भी ए एंटीजन बनेगा, लेकिन पॉजिटिव के लिए ये देख रहे हो बेटा। तो ऐसे 4 पॉसिबल जीनोटाइप है ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लिए, समझ गए। मैंने कहा था पॉजिटिव के लिए दोनों में से कोई तो भी एक जिम्मेदार रहेगा, और ए एंटीजन के लिए तो 2 जीनोटाइप थे, IA, अब उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन आपके सामने है। अब बी पॉजिटिव का आप लोग बनाएंगे, AB पॉजिटिव का भी आप लोग बनाएंगे। बनाओ बेटा, बहुत आसान होता है, बना के मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं बताऊंगा आपको। चलिए ए नेगेटिव का अगर आपको बनाना है तो बताइए, थोड़ा तो आपको आना चाहिए ना। पॉजिटिव का बता दिया, अब नेगेटिव का बताओ बेटा। सर देखो अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है तो नेगेटिव होने के लिए ये ए की कॉम्बिनेशन लगेगा और बाकी रिमेनिंग ए एंटीजन के लगेंगे। अब ए एंटीजन का कॉम्बिनेशन क्या है, IA, ठीक है। अब इधर आगे RH एंटीजन का लगाओ नेगेटिव वाला, तो क्या रहेगा, स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी, खत्म। 2 जीनोटाइप में खत्म हो गया मामला। समझ में आ रही है यहां तक बात। तो सर इस तरह से आपको रिमेनिंग बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव, O पॉजिटिव O नेगेटिव। अब RH एंटीजन के हिसाब से यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर में थोड़े से चेंज होंगे। जैसे आपने कहा था कि जो AB ब्लड ग्रुप है वो क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब रेसिपिएंट। तो मेरा ये बोलना है कि फिर जो आप बोलते हैं जैसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट और एक्सेप्टर भी बोलते हैं, किसका भी खून चलेगा सर, तो सर वो AB पॉजिटिव रहेगा कि AB नेगेटिव रहेगा। ज्यादा दिमाग मत चलो, मैं बता देता हूं, AB पॉजिटिव। देखो कि ये जो बंदा है AB पॉजिटिव, जितने भी ब्लड ग्रुप AB, जितने भी लोग AB पॉजिटिव उनको किसका भी खून क्यों चल जाता है, क्योंकि बस A एंटीजन भी है B एंटीजन भी है, तो ABO सिस्टम की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और RH सिस्टम की तरफ से पॉजिटिव लिख दिया गया तो इनके पास D एंटीजन भी है, RH एंटीजन भी है, मतलब उसके RBC के सरफेस पे सारे एंटीजन है। तो अब उसको कोई भी ब्लड दे दो उसको सब चल जाएगा, क्योंकि ज्यादातर हम लोग ABO सिस्टम और RH सिस्टम को ही फॉलो करते हैं बेटा, ठीक है। और अब बताइए आप किसे यूनिवर्सल डोनर बोलना पसंद करोगे। सर अगर हमको डोनेट करना है किसी को भी तो एंटीजन्स नहीं होने चाहिए, तो वो ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, O नेगेटिव, क्योंकि सर O बोलने के बाद 0 हो गया, मतलब ना A रहा ना B रहा, और आगे नेगेटिव लिखने के बाद क्या हो गया सर, वो RH एंटीजन भी नहीं रहा। तो जितने भी लोग O नेगेटिव है वो सच में दानवीर है,
और जितने भी लोग AB पॉजिटिव है वो सच में खून चूसने वाले हैं। अब ABO सिस्टम और RH सिस्टम को मिला के मैंने कंसेप्ट बता दिया और ये है रियल कंसेप्ट आपका पूरा। तो समझ में आ गई बात? मतलब सर मुझे ये समझ में आ रहा है कि अब ब्लड डोनेट करते समय A और B एंटीजन पे जैसे हम ख्याल रखते थे वैसे ही हमको ख्याल अब RH एंटीजन पे भी रखना है, क्योंकि ये भी एंटीजन है। और मैंने हमेशा हमेशा सिखाया है कि ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑलवेज फोकस ऑन द एंटीजन, कौन से एंटीजन सामने वाले की बॉडी में जा रहा है और वो एंटीजन है कि नहीं है। समझो दोनों का ब्लड ग्रुप A है लेकिन उसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, गड़बड़। फिर आपने A को देख के दिया लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव भी तो देखो बेटा। तो हमेशा याद रखना RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। अगर RH पॉजिटिव का ब्लड RH नेगेटिव को देंगे तो इसकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने पॉजिटिव का ब्लड नेगेटिव को दे दिया, यहां एंटीजन था और यहां एंटीजन नहीं था, आपने उसको एंटीजन सप्लाई कर दिया, इसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन RH नेगेटिव वाले का ब्लड आप RH पॉजिटिव वाले को दो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहां नेगेटिव लिखा हुआ है, मतलब नो एंटीजन, आप कोई एंटीजन सप्लाई नहीं कर रहे हो, तो मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई डेथ नहीं होगी। आपको MCQ आते बेटा कि RH नेगेटिव वाले का ब्लड मैंने तीसरी बार RH पॉजिटिव वाले को दिया, अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, आप तो 100 बार दे दे, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं। लेकिन याद रखना, फोकस करना, मैं सिर्फ RH बोल रहा हूं। अब तू बोलेगा A पॉजिटिव और B नेगेटिव, तो गड़बड़ कर दिया तूने, क्योंकि सर इधर A पॉजिटिव और A नेगेटिव अगर दोनों सही है तो बात अलग है। लेकिन अगर तू बोल रहा है कि A पॉजिटिव वाले को मैं B नेगेटिव का ब्लड दे रहा हूं, तूने भले ही RH एंटीजन सप्लाई नहीं किया लेकिन B एंटीजन सप्लाई कर दिया ना, तो वो मर जाएगा। तो इसलिए फोकस 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 ऑन द एंटीजन्स, ऑलवेज फोकस ऑन द एंटीजन्स, चाहे वो RH एंटीजन हो कि ABO एंटीजन हो, उस पर फोकस रहना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक किस्सा समझ में आ गया आपको? क्लियर है बच्चों? तो अब हमने यहां पे ब्लड ग्रुप्स खत्म किया, हमने खत्म किया ABO सिस्टम प्लस RH सिस्टम। अपना अपना ब्लड ग्रुप फटाफट फाइंड आउट कीजिए। अभी जो मैंने बताया, जैसे मैंने A पॉजिटिव A नेगेटिव का जीनोटाइप लिख के भेजा, वैसे जीनोटाइप्स बनाइए और लिख के भेजिए बेटा। चलिए बहुत जल्द मिलेंगे विद द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सर्कुलेशन। तब तक के लिए बच्चों स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।